जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, जो कि रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। एलपी एग्जाम हाल ही में खत्म हुए हैं और इसके बाद टेक्नीशियन के एग्जाम होंगे या आरआरबी जेई का एग्जाम जो लगे हुए हैं जूनियर इंजीनियर का, और उसके बाद फिर एनटीपीसी के एग्जाम होंगे। तो ये जितने भी एग्जाम है, इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जाएंगे, तो इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन को अच्छे से देखिएगा। ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास कवर कर ली थी करंट अफेयर की। आज इसका हम चौथी क्लास के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में एनटीए के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो एनटीए की बात कर लें दोस्तों। एनटीए क्या होता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों इस एजेंसी का क्या काम क्या है? इस एजेंसी का बेसिकली काम होता है, जैसे जो नीट का एग्जाम होता है या जो आईआईटी का एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट अच्छे अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना और उस पर नियंत्रण रखना कि कोई घपलेबाजी नहीं हो रही है, या कोई जो भी जो जो पेपर हो वो फेयर तरीके से हो। बेसिकली इन सब को देखने का काम एनटी के द्वारा किया जाता है। तो इसके हाल ही में नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई है। तो वो कौन है? देखिए उनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला जी। क्या नाम है उनका? प्रदीप सिंह खरोला जी। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। अतुल कुमार चौधरी जी की बात करें तो इनको हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है ट्राई का। किसका? ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है दोस्तों? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक। जो दोस्तों जो टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी, जैसे मोबाइल फोन या जो 5G 4G या जो अभी 6G की बात चल रही है, तो इन पे जो रेगुलेट करता है, इनको जो इन पे नियंत्रण रखने का काम करता है। और जैसे जो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन और आइडिया, ये सब जो भी कंपनी है जो दूरसंचार से रिलेटेड है, या बीएसएनएल हो गया, तो इन पे कि ये मनमानी ना करें, इसको रेगुलेट करने का काम जो करता है वो ट्राई करता है। तो इसके जो हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं वो अतुल कुमार चौधरी को बनाया गया है। तो ये याद रखेंगे। मनोज मित्तल जी की बात करें तो इनको सीएमडी बनाया गया है सिडबी का। किसका? सिडबी का इनको सीएमडी बनाया गया है, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया सिडबी का। देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो छोटे छोटे जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके उनको विकास के लिए ये बैंक है। तो उसके जो नए सीएमडी बनाए गए हैं वो मनोज मित्तल जी को बनाया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बात कर लें, सी एस शेट्टी की बात करें। सी एस शेट्टी की बात कर लें तो देखिए दोस्तों इनको जो है एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। किसका? एसबीआई का इनको चेयरमैन बनाया गया है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो चेयरमैन बने वो सी एस शेट्टी को बनाया गया है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। जो एनटी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन है? प्रदीप सिंह खरोला जी को बनाया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मतलब हो गया बेस्ट डायरेक्टर पूछ रहा है इसमें। बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब है वो आईफा में किसने जीता? तो बेस्ट डायरेक्टर की बात करें 2024 आईफा में तो विदु विनोद चोपड़ा जी को मिला। किसको? विदु विनोद चोपड़ा जी को मिला। और इन्होंने कौन सी मूवी का डायरेक्शन किया था? तो ट्वेल्थ फेल मूवी की। ट्वेल्थ फेल जो मूवी आई थी, ठीक है, तो उसका इन्होंने डायरेक्शन किया था। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी फेमस मूवी रही है। विक्रम मैसी जी ने कितना अच्छा रोल निभाया है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपने जरूर देखी होगी। तो ट्वेल्थ फेल जो मूवी आई थी उनका जो डायरेक्शन किया है वो विदु विनोद चोपड़ा जी ने किया हुआ है। तो इसी वजह से, इसी फिल्म की वजह से इनको बेस्ट डायरेक्टर खिताब आईफा में दिया गया। और आईफा की बात करें, आईफा में ही अगर बेस्ट एक्टर की बात कर लें और बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लें, तो बेस्ट एक्टर का जो खिताब मिला वो शाहरुख खान को मिला। किसको मिला? शाहरुख खान को मिला। इनकी मूवी आई थी जवान। कौन सी? जवान मूवी के लिए इनको मिला। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला वो रानी मुखर्जी को मिला। किसको? रानी मुखर्जी को मिला। और जो इनकी मूवी आई थी वो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे आई थी। कौन सी आई थी? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो मूवी आई थी, इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब आईफा में दिया गया। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट नाम लिखा हुआ है सूरज बड़जात्या जी की बात करें तो इनको भी देखिए जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे, नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे जो 2024 में हुए थे, तो उसमें बेस्ट डायरेक्टर खिताब इनको दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर खिताब इनको मिला है। तो ये भी याद रखिएगा। सूरज
बड़जात्या जी को जो 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड घोषित किए गए थे 2024 में, उसमें जो विनर थे बेस्ट डायरेक्टर के खिताब के लिए, उनको सूरज बड़जात्या जी को दिया गया। और इनकी जो मूवी थी, इन्होंने जिसका डायरेक्शन किया था वो ऊंचाई मूवी के लिए, किसको, ऊंचाई मूवी के लिए इनको ये खिताब दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। और देखिए 17 नेशनल बेस्ट जो फिल्म अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस को देखिए मैंने पिछले में कवर कराया हुआ था। उसमें बेस्ट जो एक्टर थे वो ऋषभ शेट्टी को मिला था कंतारा मूवी के लिए, और जो बेस्ट एक्ट्रेस थी तो दो लोग को, एक नित्या मेनन और एक मानसी पारेख को दिया गया था। और 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है उसमें दादा साहब फाल्के जो अवार्ड दिया गया 2014 का, सॉरी 2024 का, वो किसको दिया है, वो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक, एक बुक का नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी, के लेखक कौन है। देखिए एक किताब है, अक्सर किताब देखिए पूछी जाती है, तो इसकी बात करें कि जो कारगिल एक यात्री की जुबानी जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो उसके जो लेखक है वो ऋषि राज जी है। कौन है, ऋषि राज जी है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शांतनु गुप्ता जी की बात करें कि शांतनु गुप्ता जी की बुक कौन है, तो इंपॉर्टेंट बुक है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इनकी बात कर रहा है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश जो बुक है वो शांतनु गुप्ता जी की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुराग पाठक जी की बात करें तो 12th फेल, कौन सी, 12th फेल, जो अभी हमने पीछे बात करी विदु विनोद चोपड़ा जो मूवी आई थी उसके वो डायरेक्टर थे। अब 12th फेल बुक की बात करें कि 12th फेल बुक किसने लिखी, तो वो अनुराग पाठक जी ने लिखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। आगे चेतना मारू जी की बात करूं, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो इनकी जो फेमस बुक है वो वेस्टर्न लेन, कौन सी, वेस्टर्न लेन इनकी फेमस किताब है। तो ये भी याद रखिएगा। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी की बात करें तो ऋषिराज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। देखिए कई रेलवे स्टेशन का या कई शहरों के नाम चेंज किए गए हैं, तो वही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें भी मैंने 2-3 नाम कवर किए थे। तो बात करेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके अभी जो नया नाम रखा गया वो क्या रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। भोपाल यानी जो एमपी की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, वहां पे रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ऑप्शन की बात कर ले, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो मुंबई में रेलवे स्टेशन पड़ता था चर्च गेट, कौन सा, चर्च गेट रेलवे स्टेशन पड़ता था, कहां, मुंबई में। उसका भी देखिए दोस्तों नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अगले ऑप्शन की बात करें, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इंपॉर्टेंट है। इसका भी देखिए ये भी नया नाम है, कौन से स्टेशन का, उधमपुर, किसका, उधमपुर रेलवे स्टेशन था, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि कहां, जम्मू कश्मीर में है। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में पड़ता था उधमपुर रेलवे स्टेशन, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसको भी याद रखेंगे। आगे बात कर ले, देखिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये भी देखिए नया नाम इसका भी, मतलब नया नाम कर दिया गया, अयोध्या धाम कर दिया गया। पहले क्या नाम था, पहले नाम था अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन नाम था, उसका नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन कहां पे स्थित था, यूपी में, तो यूपी का ये स्टेशन है, उसका नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखिएगा। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024। तो देखिए लिस्ट आई है यूनिकॉर्न की, तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग पूछा गया कि भारत का कौन सा स्थान है। तो यूनिकॉर्न के मामले में बात करें तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, कौन सा, 3rd प्लेस पे आता है भारत। तो भारत में यूनिकॉर्न की बात करें, देखिए कंपनियां होती हैं, तो कंपनियों जो होती हैं वो जैसे भारत की केवल अभी कितनी 67, पिछले साल की बात करें, पिछले साल भारत की 2023 में 68 कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी, लेकिन इस बार एक कम हो गई है, एक कम कंपनी हो गई, मतलब कितनी है, केवल भारत की 67 कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो 67 कंपनी के साथ भारत 3rd प्लेस पे रहा है। फर्स्ट प्लेस की बात करें तो जो पहला स्थान मिला है वो यूएसए को मिला है, यूएसए की कंपनियां सबसे ज्यादा हैं यूनिकॉर्न के मामले में, और दूसरा स्थान चाइना को मिला है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और बात करें इसमें इंपॉर्टेंट देखिए जो इसमें यूनिकॉर्न इंपॉर्टेंट है वो आपका एक स्विगी हो गया, स्विगी हो गया, या आपका ड्रीम 11 हो गया। तो ये एक
यूनिकॉर्न है, जो कि 67 कंपनियों में से एक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साहित्य में, मतलब लिटरेचर की बात कर रहा है। लिटरेचर में कह रहा है कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2024 किसे दिया गया। तो लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर का जो 2024 में प्राइज यानी साहित्य का जो प्राइज दिया गया है वो हॉन कान को दिया गया। किसको? हॉन कान को दिया गया है, और ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। कहां से? साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। तो इनको लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया दोस्तों, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करें, गैरी रुकुन की बात करें और विक्टर एम्ब्रोज, इन दोनों को ही मेडिसिन फील्ड का, कहां पे? मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 में, मतलब चिकित्सा का, जो चिकित्सा की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है वो किसको मिला है? वो मिला है आपका गैरी रुकुन को और विक्टर एम्ब्रोज को मिला है। निहोन हिंडाकू की बात करें तो ये देखिए क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संगठन है, इसको पीस का यानी शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है 2024 का। तो इसको भी याद रखिए। देखिए ये दोस्तों, ये निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, जो कि जो नागासाकी और हिरोशिमा में जब न्यूक्लियर बम से अटैक किया गया था, तो उसमें जो पर्सन जो बच गए थे, तो ये उन्हीं का संगठन है। तो इस बार 2024 का जो पीस प्राइज मिला है वो इसी संगठन को दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत करी। तो लाडला भाई योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि महाराष्ट्र में जो इस योजना के तहत क्या है, जो यंग्स है यहाँ पे, मतलब जो यंगस्टर्स हैं यानी जो यूथ है हमारा यहाँ पे, तो इन्होंने क्या हुआ, इसको अप्रेंटिस कराई जाएगी, इनको अप्रेंटिस कराई जाएगी, और साथ ही साथ इनको सैलरी भी दी जाएगी इसी योजना के तहत। देखिए अप्रेंटिस, देखिए क्या होता है कि अप्रेंटिस बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, तो वहां पे क्या होता है कि एज अ इंटर्न यानी एक तरह से जो नॉन एक्सपीरियंस बंदा होता है, तो उसको एक तरह से सिखाया जाता है। तो वहां पे जो कंपनी काम होता है उसको सिखाया जाता है, और फिर क्या होता है, उसको वहां पे सैलरी भी दी जाती है। तो ये बेसिकली उसी लिए ये योजना स्टार्ट करी है। देखिए मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट योजना थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। कौन सी थी? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश की है, और ये वुमेन के लिए है। किसके लिए? वुमेन के लिए है। और बेसिकली इनका इस योजना के तहत क्या है कि वुमेन को आर्थिक आज़ादी देना, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का, उनके जो स्वास्थ्य संबंधित जो वो रहती हैं, तो उसके लिए भी काम करना इस योजना के तहत ये किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अरब सागर में आने वाले चक्रवात असना का नामकरण किस देश ने किया है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है, अरब सागर जो है, ठीक है, जो अरब सी है, जो कि भारत के जो अपना इधर का एरिया, कोस्टल एरिया है, जो गुजरात और आपका महाराष्ट्र वाला एरिया है, तो उस एरिया में क्या हुआ, अरब सागर में चक्रवात आया, एक साइक्लोन आया, ठीक है। तो उसका नामकरण करा कि किसने, किस देश ने किया। तो देखिए क्या होता है, जब जो कहीं भी अगर कहीं चक्रवात आ, जैसे अगर इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो उसके आसपास का जो इंडियन ओशियन का जो रीजन है, भारत हिंद महासागर का जो रीजन, या बंगाली खाड़ी हो गई या अरब सागर हो गया, तो यहाँ पे अगर जो कुछ अगर चक्रवात वगैरह आता है, तो इसके आसपास के जितने भी देश हैं वो इसका एक नामकरण करते हैं, और जिसका नाम सबसे उपयुक्त मतलब लगता है कि हाँ ये फिट बैठ रहा है, तो उसी देश को ये टाइटल देने का अधिकार हो जाता है, और वही देश उसका नाम रख देता है। जैसे इस बार जो अरब सागर में जो चक्रवात आया, जो साइक्लोन आया, उसका नाम असना रखा गया। तो ये असना किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये पाकिस्तान के द्वारा दिया गया, ये नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी बात करूं तो देखिए उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन था, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन था एक तरह से। और जो इसने जो हिट किया वो बेसिकली क्या हुआ, जो दक्षिण पार्ट है पाकिस्तान का, कहाँ? पाकिस्तान के दक्षिणी भाग, मतलब दक्षिणी पाकिस्तान, और साथ ही साथ इंडिया का गुजरात हो गया, और आपका राजस्थान का क्षेत्र हो गया, या कुछ एमपी का भाग हो गया इंडिया में। इन सब चीजों को इसने, इन क्षेत्रों को इसने साइक्लोन द्वारा इफेक्ट पहुंचाया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि असना का जो नाम दिया गया वो पाकिस्तान द्वारा दिया गया, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए असना की बात करें कि असना का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्वीकार, स्वीकार या प्रशंसा करने योग्य, स्वीकार या प्रशंसा करने योग्य। देखिए इसका ये मतलब होता है
अगर एग्जाम में इसका मतलब पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है। देखिए महिला पैरा तैराक की बात कर रहा है, मतलब वेमेन पैरा स्विमर कौन बनी। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, यूरोप में पड़ता है, देखिए इंग्लिश चैनल पड़ता है, तो इसको पार करना है। इंग्लिश चैनल देखते हैं बेसिकली क्या है, एक चैनल क्या होता है, मतलब जो दो स्थल संधियों को अलग करता है, दो स्थल संधियों को अलग करता है, या कोई दो बड़े महासागरों को या सागरों को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, उसे चैनल कहते हैं। जैसे एक स्ट्रेट होता है, तो स्ट्रेट का जो बड़ा फॉर्म होता है वही चैनल कहलाता है। ठीक है, आपने जल संधि सुनी होगी, तो जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं जल संधि को। तो जो जल संधि का एक सकरा रास्ता होता है ना दोस्तों, जो बड़े दो महासागरों को जोड़ता है, जैसे मान लीजिए ये कोई दो बड़े महासागर हैं, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जल संधि कहलाएगी। और अगर ये थोड़ा सा रास्ता चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा रास्ता है कोई, तो उसको चैनल कह दिया जाता है। कुल मिला के ये कि जो जल संधि का बड़ा रूप चैनल कहलाता है। तो ये यूरोप में पड़ता है। तो कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है। तो वुमेन पैरा स्विमर बन गई है, कौन बनी है? जिया रॉय बनी है। कौन है? इंडिया की है जिया रॉय। तो ये क्या हो गई है? यंगेस्ट हो गई है, मतलब सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराकर हो गई। तो ये भी याद रखिएगा कि ये क्या है? पैरा स्विमर है। पैरा स्विमर देखिए वो होते हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनके लिए पैरा का यूज किया जाता है। तो ये तैराकर मतलब स्विमर है। तो इन्होंने क्या हुआ है कि इंग्लिश चैनल को पार कर दिया है, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराकर बन गई है। आगे बात करें, देखिए आरती शाह की बात करें, तो देखिए आरती शाह कौन थी? ये एशिया कुल मिला के अगर बात करें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे पहली महिला थी ये। ठीक है, ये एशिया की तरफ से, एशिया और भारत की, एशिया और भारत की पहली पहली तैराक, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। तो मतलब ये पहली स्विमर थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, और ये एशिया की और भारत की पहली ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई थी, पहली महिला तैराक। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये आपकी यंगेस्ट बन गई है, और ये पहले थी एशिया की तरफ से, एशिया और इंडिया की तरफ से। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, मतलब इनका जो क्षेत्र था वो शास्त्रीय नृत्य था, मतलब ये इंडियन क्लासिकल डांसर थी। और जो इनका बेसिकली ये करती थी वो कौन सा क्लासिकल डांस करती थी? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की डांसर थी। कौन से? भरत नाट्यम हो गया और कुचिपुड़ी हो गया। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है जो इनकी, ये फेमस डांसर थी। और इनकी बात करें तो इनको तीनों, जो भारत के तीनों सम्मान है, मतलब जो सबसे बड़ा पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण और उसके बाद पद्म श्री, तीनों से सम्मानित किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस संस्था ने अमेजन जंगल के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया। तो देखिए क्या हुआ, अमेजन जंगल पड़ते हैं। अमेजन जंगल देखिए दोस्तों कहाँ पे है? अमेजन जंगल की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। कहाँ? साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। और इन्हें हार्ट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, मतलब पृथ्वी के फेफड़े भी बोला जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अमेजन जंगल की कटाई हो रही है, तो इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कटाई की जा रही है। तो अब किस संस्था ने द्वारा के मतलब किया गया है, एक बॉन्ड साइन किया गया है, जिससे क्या हो कि इस अमेजन जंगल को फिर से रिफॉरेस्टेशन किया जा सके, रिफॉरेस्टेशन किया जा सके, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके, और कुल मिला के इसको फिर से वैसे ही तरह, जैसे पहले की तरह ये अमेजन जंगल काफी हरा भरा था, वैसे ही किया जा सके। तो दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो साइन किया है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा साइन किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा साइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य ने नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया है। तो देखिए दो नए, मतलब दो क्या, तीन तीन अभी बेसिकली नए, तीन नए रामसर साइट्स को चुना गया है। रामसर साइट्स जो देखिए दलदली इलाका होता है, कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार क्या होती है, उसको रामसर
के रामसर साइट के तौर पे इसको कन्वेंशन करती है, इसका संरक्षण करती है। तो 3 रामसर साइट्स अभी चुने गए हैं, जिनसे टोटल जो रामसर साइट्स की संख्या हो गई वो 85 हो गई, जिनमें से दोस्तों 2 तो ये रहे, नंजरायन जो बर्ड सेंचुरी है और एक काजू वैली बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो ये दोनों बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे स्थित है, तो दोनों जो बर्ड सेंचुरी है वो तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो तीसरी जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो उसकी बात करें तो वो तवा जलाशय, कौन सी है, मैं लिख देता हूं नाम यहाँ पे, तवा जलाशय है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये इसको भी रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिला के ये 3 रामसर साइट हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी, तो इनको मिला के टोटल 85 हो गई हैं। और ये 2 जो पड़ती हैं तमिलनाडु में है, और जो तवा है वो एमपी में है। टोटल अब सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात करें कि सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। कितनी है, तमिलनाडु में टोटल 18 रामसर साइट्स हैं। उसके बाद यूपी का नंबर आता है, और यूपी में टोटल कितनी, 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और टोटल की बात करें, टोटल इंडिया में 85 रामसर साइट्स। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2024 जीता। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि डूरंड कप किससे रिलेट करता है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो डूरंड कप 2024 का टाइटल किसने जीता, तो ये जीता आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसने जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता, और ये इनका पहला टाइटल था, फर्स्ट टाइटल था एज अ विनर, मतलब इन्होंने पहली बार ये टाइटल जीता है। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया, मोहन बगान की टीम को फाइनल में हराया। किसको हराया, मोहन बगान की टीम को हराया। तो ये आपके रनअप हो गए। साथ ही साथ ये डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, डिफेंडिंग चैंपियन, मतलब इससे पहले जो 2023 में कप हुआ था उसमें मोहन बगान की टीम विनर रही थी, लेकिन इस बार जो मोहन बगान की टीम को हरा दिया फाइनल में, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने इन्हें फाइनल में हरा दिया। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। तो देखिए अभी तक बात करें, देखिए 3 लेडी का नाम आपने सुना होगा, अवनी चतुर्वेदी, मोना सिंह और भावना कांत। ये 3 ऐसी महिला पायलट थी जो कि किसमें शामिल हुई थी, ये फर्स्ट 3 फीमेल कॉम्बैट फाइटर है, फर्स्ट 3 फीमेल कॉम्बैट फाइटर कह दे, फाइटर पायलट। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 ऐसी महिला थी। देखिए वैसे तो क्या होता है कि जो इंडियन एयरफोर्स में महिला पायलट जाती हैं, लेकिन वो कॉम्बैट में इनको रोल नहीं दिया गया था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि 3 महिला चुनी गई थी जिनको कॉम्बैट फाइटर पायलट बनाया गया था। मतलब अब ये क्या हो सकता है, ये जेट्स लेके फाइट, जो जैसे अगर किसी के साथ युद्ध होता है तो ये तीनों जो लेडी हैं वो इसमें फाइटर प्लेन में जा सकती हैं और वहां पे फाइट कर सकती हैं। तो ये 3 लेडी का नाम इंपॉर्टेंट था, अवनी चतुर्वेदी, मोना सिंह और भावना कांत। लेकिन इसमें से क्या किया गया है कि अभी जो तेजस जो है, जो तेजस फाइटर जेट स्क्वाड है, जो आपका तेजस फाइटर जेट स्क्वाड है, जो अभी मतलब जो कि तेजस लड़ाकू विमान है, तो जो तेजस वाली, देखिए अलग अलग जो फाइटर प्लेन है हमारे पास, जो कि तेजस हो गए, है ना, और अभी जो फ्रांस से खरीदे राफेल हो गए, और मिग 29 हो गए, मिग 21 हो गए, ऐसे अपाचे हो गए, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया। तो ऐसे जो अलग अलग चीजें हैं, तो ये क्या हो गई, अलग अलग फाइटर जेट स्क्वाड है, मतलब अलग अलग ये स्क्वाड है। तो उसमें तेजस जो फाइटर जेट स्क्वाड है उसमें एक महिला को शामिल किया गया है। तो उनका नाम पूछ रहा है कि उनमें से कौन है। तो उनमें से जो तेजस में शामिल की गई हैं, तो उनका नाम क्या है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोना सिंह। मतलब इन तीनों लेडियों में से फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो मोना सिंह है, इनको तेजस फाइटर जेट स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, तो ये पहली महिला पायलट बन गई तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। तो ये याद रखिएगा, मोना सिंह इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नौसेना चीफ की, मतलब नवल चीफ की बात कर रहा है ये, नवल चीफ। देखिए 3 सेना है हमारी, एक आर्मी, एक एयरफोर्स होगी और एक नेवी होगी। तो ये नेवी चीफ की बात कर रहा है। तो नेवी चीफ में से कौन चुने गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हमारे एडमिरल साहब हैं, एडमिरल है ये। तो इनको चुना गया है नवल चीफ, नवल चीफ चुना गया है। उपेंद्र द्विवेदी जी की बात करें कि उपेंद्र द्विवेदी जी कौन है, तो ये चीफ ऑफ आर्मी है। कौन है, चीफ ऑफ आर्मी है, ये हमारे जनरल कहलाते हैं, और ये आर्मी चीफ चुने गए हैं। आगे बात करें,
अमरप्रीत सिंह की बात करें, अमरप्रीत सिंह कौन है? तो देखिए एयर मार्शल, ये एयर मार्शल हो जाएंगे ये, और ये हमारे एयर चीफ यानी एयरफोर्स चीफ हो जाएंगे। जो हमारी वायुसेना है ये उसके चीफ हो जाएंगे। आगे अनिल चौहान जी की बात करें तो ये दूसरे सीडीएस हैं। कौन है? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी। और सीडीएस दोस्तों एक रिटायर्ड जो आर्मी पर्सन होता है उसको ही बनाया जाता है। तो ये अनिल चौहान जी हमारे सीडीएस हो गए। तो नवल चीफ की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी होंगे। उपेंद्र द्विवेदी जी की बात करें तो ये हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ हो जाएंगे। और जो अमरप्रीत सिंह है वो एयरफोर्स स्टाफ के चीफ हो जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए जो जो बेसिकली जो आपदा डिजास्टर्स वगैरह आते थे तो उसके लिए इंश्योरेंस कराने वाला, मतलब अब जो आएगा जिससे आपदा वगैरह आती है तो उससे पहले ही इन्होंने क्या हुआ, इंश्योरेंस करा लिया। कोई भी आपदा आएगी तो आपको, अगर आपका इंश्योरेंस रहेगा तो आपको अगर कुछ दिक्कत होती है या कोई हानि होती है किसी चीज का तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको बीमा क्लेम देगी। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया देश का? तो नागालैंड। कौन सा बन गया है? नागालैंड ऐसा पहला राज्य ये करने वाला बन गया है। इसने समझौता किया है किसके साथ? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने समझौता किया है कि मतलब ये इनके साथ समझौता करके ये करने वाला ये पहला राज्य बन गया है नागालैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखिए शांति की बात कर रहा है, ठीक है, वैश्विक शांति इंडेक्स की बात कर रहा है। 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो देखिए पीस में जो भारत का स्थान रहा वो कौन सा रहा? 116वां नंबर। कितना? 116 नंबर पे भारत की रैंकिंग रही है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 176 की बात करें, भारत की रैंकिंग 176 किस में आई है? तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी जो पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक रहा है उसमें भारत की रैंक 176 आई है, जो कि बहुत ही खराब है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। 129 की बात करें तो ये जेंडर गैप रिपोर्ट आई है। जेंडर देखिए 2024 की रैंकिंग है, ठीक है, और जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जो आई थी, यानी जो हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो 2024 आई है उसमें भारत का स्थान 129वां रहा है और 116 पीस में रहा है। और 35 की बात करें तो 35वां स्थान भारत का किसमें रहा है? आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स, किसमें? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स 2024 देखिए जारी की गई है, यानी भविष्य संभावना सूचकांक, मतलब किसकी, मतलब ये इकोनॉमी से रिलेटेड है कि जो जैसे किसी देश की जो ग्रोथ है उसका फ्यूचर में कितना ग्रोथ हो सकती है या कितनी संभावनाएं हैं, तो उसमें बात करी गई है। तो उसमें जो भारत की जो संभावनाएं हैं वो 35वें नंबर में आ रही है विश्व की रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंकिंग आ जाएगी 116। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन है? देखिए सीबीआई चीफ की बात कर रहा है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो उनके चीफ की बात कर रहा है कि इसके डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण सूद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रवीण सूद जी है वो डायरेक्टर, किसके? सीबीआई के डायरेक्टर है। आर वेंकट रमानी की बात करें, ये कौन है? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। कौन है अभी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान न्यायवादी ये है आर वेंकट रमानी। राहुल रसगोत्रा की बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल है किसके? आईटीबीपी के, आईटीबीपी के ये डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल है। आईटीबीपी क्या होगी? आईटीबीपी, तो आईटीबीपी हो गई इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो डीजी हैं वो राहुल रसगोत्रा जी हैं। अभ्युदय जिंदल की बात करें तो ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी भारतीय वाणिज्य मंडल के ये अध्यक्ष हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं अभ्युदय जिंदल जी। तो सीबीआई के प्रमुख की बात करें तो आपका प्रवीण सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो देखिए पद्मा अवार्ड्स की बात करें, पद्मा अवार्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2024
2024 में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसका अलग से भी सेशन लिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो टोटल 132 लोगों को किसने, टोटल 132 लोग को दिया है, जिसमें 5 लोग को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोग को पद्म भूषण दिया गया है और 110 लोग को पद्मश्री दिया गया है। अब ऐड कर लीजिएगा, 110 और 17 हो गया आपका 127 और 5 132 हो गए। तो ये याद रखिएगा। 5 पद्म भूषण के नाम देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ जा सकते हैं। इसमें से पहली हो गई आपका वैजयंती माला बाली हो गई, जिनको आर्ट्स की फील्ड में दिया गया है। और आपका पद्मा सुब्रमण्यम जी हो गई, इनको भी आर्ट्स की फील्ड में दिया गया है। उसके बाद जो चिरंजीवी साहब हैं, जो साउथ के एक्टर हैं, ठीक है, उनको भी देखिए आर्ट्स की फील्ड में दिया गया है। उसके बाद एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनको भी इस बार का पद्म विभूषण दिया गया है। और आपका एक लास्ट बचे वो बिंदेश्वर पाठक जी को भी दिया गया है। ये सुलभ इंटरनेशनल के जनक रहे, मतलब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, फाउंडर रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल के, और इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये 5 लोग को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए जो इनमें सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है वो पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्म श्री होता है। पद्म भूषण में भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी हो गए, है ना, और आपका राम नायक जी हो गए, और यंग लियू हो गए, एक ताइवान के हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। आप मेरे सेशन में जो मैंने कराया हुआ है अपने चैनल पर, देखिए लिस्ट पड़ी होगी, तो उसको देख लीजिएगा। पद्मश्री में भी देखिए इंपॉर्टेंट नाम हो गए, जैसे रोहन बोपन्ना जी हो गए, और आपका चिनप्पा, वो जोशना चिनप्पा जी हो गई, जो स्क्वैश प्लेयर है। ऐसे करके कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख सकते हैं। तो टोटल 132 लोग को इस बार का पद्म अवार्ड दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।